हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी संचन बुक के पाठ 3 जिसका नाम है टोपी शुक्ला। इस पाठ के हमारे लेखक हैं राही मासूम रज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पाठ में जो लेखक है वो हमें कहते हैं कि वो हमें इफ़न की कहानी जो है वो पूरी नहीं सुनाएंगे, बल्कि सिर्फ वो उतनी ही कहानी सुनाएंगे जिसमें टोपी का ज़िक्र हो रहा है और उनको ज़रूरी लग रही है। जो इफ़न की कहानी है वो टोपी की कहानी का ही एक हिस्सा है और जिसके बिना शायद जो टोपी की कहानी है वो अधूरी लग रही है हमारे लेखक को। जो लेखक है वो हमें बताते हैं कि ये जो इफ़न और टोपी हैं ये उनकी इस कहानी के चरित्र हैं, कैरेक्टर है। तो जो टोपी होता है उसका असली नाम होता है बलभद्र नारायण शुक्ला और जो हमारे इफ़न होते हैं उनका असली नाम होता है सैयद जरगाम मुर्तुजा। उनका जो निकनेम होता है वो होता है टोपी और इफ़न। तो जो इफ़न की दादी होती है वो पूरब की रहने वाली होती हैं और जब उनकी शादी होती है तो वो 9 या 10 साल की होती है जब उनकी शादी हुई और वो लखनऊ आ गई। लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहती है वो अपनी पूरब की भाषा को ही बोलती रहती है। जो लखनऊ की उर्दू भाषा थी वो उनके लिए ससुराल की भाषा थी, लेकिन उन्होंने अपने मायके की पूर्वी भाषा को ही गले लगाए रखा था क्योंकि उनके पास सिर्फ भाषा ही थी जो उनको समझ सकती थी। जब उसकी दादी के बेटे की यानी कि इफ़न के पापा की शादी हुई थी तो उसकी दादी का नाचने गाने बजाने का बहुत दिल किया था, लेकिन इस्लाम के आचार्यों के घर गाना बजाना नहीं हो सकता था, इसलिए उनका दिल उदास हो गया। लेकिन जब इफ़न पैदा हुआ उसके छठे के दिन जो स्नान पूजन उत्सव पर उन्होंने जो है बहुत भरकर उत्सव मना लिया था, बहुत गाना बजाना किया था। जो लेखक है वो कहता है कि जो इफ़न की दादी है वो किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, बल्कि वो एक ज़मींदार की बेटी थी जो कि दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी। लेकिन लखनऊ आने के बाद वो दही के लिए भी तरस गई थी और वो जब भी अपने मायके जाती थी तो उनका जितना मन होता था वो उतना जी भर के खा लेती थी, क्योंकि जब वो लखनऊ वापस आती थी तो उन्हें फिर से वापस आते ही अपने उस मौलविन रूप में आ जाना पड़ता था, मौलविन बन जाना पड़ता था। जो इफ़न था उसको अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार वो अपनी अम्मी, अब्बू, बड़ी बहन, छोटी बहन नुज़हत से भी करता था, लेकिन वो अपनी दादी को सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था क्योंकि जो इफ़न की अम्मी थी वो उसको कभी कभार डांटती और मार दिया करती थी। जो बड़ी बहन थी वो भी अम्मी की तरह उसको डांट मार दिया करती थी और जो अब्बू थे उसके वो भी कभी कभार घर को जो है न्यायालय समझकर, कोर्ट समझकर अपना फ़ैसला सुनाने लगते थे। और रही बात उसकी छोटी बहन नुज़हत की, तो उसको भी जब भी मौका मिलता था तो वो इफ़न की कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया था। जो इफ़न की दादी थी वो इफ़न को रात के समय बहरूम टाकू, अनारपरी, 12 बुर्ज, अमीर हमज़ा इन सब की जो कहानी है वो सुनाया करती थी। इफ़न की दादी की जो पूर्वी बोली है वो टोपी के दिल में उतर जाती है। उसको इफ़न की दादी की बोली बहुत अच्छी लगती है। जो टोपी था वो इफ़न की दादी को अपनी माँ की पार्टी का समझता था, क्योंकि जो इफ़न की माँ थी और जो इफ़न की दादी थी और टोपी की माँ थी उन दोनों की बोली एक जैसी थी, इसलिए वो उन दोनों को एक ही पार्टी का समझता था। जो टोपी था उसको अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे जो है अपनी दादी से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। उसको लगता था कि उसकी इफ़न की दादी की भाषा कितनी अच्छी है और मेरी दादी की भाषा तो पता नहीं कैसी भाषा बोलती हैं वो। जो टोपी था उसको अपनी दादी की भाषा और इफ़न के अब्बू की भाषा बिल्कुल एक जैसी लगती थी। जो लेखक है वो कहता है कि टोपी जब भी इफ़न के घर जाता था तो उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश किया करता था। जो टोपी है वो इफ़न की दादी का इफ़न की दादी जो भी बोलती थी एक एक शब्द जो था इफ़न की दादी का वो उसको शक्कर की तरह मीठा लगता था। इफ़न की दादी का हर शब्द टोपी को जो है शक्कर की तरह मीठा लगता था।
जो लेखक है वो कहते हैं कि जो इफ़न की दादी थी वो टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछकर बात आगे बढ़ाती थी कि उसकी अम्मा क्या कर रही है। पहले पहले जो टोपी था उसको समझ में नहीं आया कि अम्मा क्या होता है, लेकिन बाद बाद में उसे समझ में आ गया कि माताजी को ही अम्मा कहा जाता है। जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना था तो उसे ये शब्द बहुत अच्छा लगा। जिस तरह जो गुड़ की डली होती है उसको मुंह में रखकर उसके स्वाद का आनंद लिया जाता है, उसी तरह वह इस शब्द को भी बार बार बोलता रहा, जैसे कि अम्मा, अब्बू, बाजी। उसको ये शब्द जो है बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर एक दिन जो टोपी था उसके जो है टोपी को बैंगन का भरता ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। तो जो राम दुलार थी यानी कि जो टोपी की माँ थी वो खाना परोस रही थी, तो टोपी ने कह दिया कि अम्मी ज़रा बैंगन का भरता। तो अम्मी ये शब्द सुनकर जो लोग मेज पर बैठे हुए थे वो सभी जो है चौंक जाते हैं और उनके हाथ खाना खाते खाते रुक जाते हैं। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगते हैं और जो टोपी की दादी थी सुभद्रा देवी वो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और टोपी की माँ जो थी राम दुलारी उन्होंने फिर टोपी को बहुत मारा। और वो सिर्फ एक ही बात जो है टोपी से बार बार पूछ रही थी कि क्या अब वो इफ़न के घर जाएगा, यानी कि वो गुस्से में उनसे पूछ रही थी कि क्या तू अब इफ़न के घर फिर से जाएगा। तो इसके उत्तर में जो टोपी था वो बार बार हाँ ही कहता गया। तो जो मुन्नी बाबू और भैरव थे जो कि टोपी के भाई थे वो टोपी की पिटाई का तमाशा देखते रहे। जो लेखक है वो कहता है कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी उसी समय मुन्नी बाबू जो है यानी कि जो टोपी का भाई है वो एक बात और जोड़कर बोलता है कि एक दिन उसने जो है टोपी को रहीम कबाबजी की दुकान पर कबाब खाते हुए देखा था। और सच्ची बात जबकि ये थी कि जो टोपी था उसने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देख लिया था और जो मुन्नी बाबू थे उसने एक इकन्नी की रिश्वत देकर उसका मुंह जो है बंद करवा दिया था, जिससे कि टोपी अब घर पर शिकायत ना दे कि उसने उसको कबाब खाते हुए देखा है। फिर उस दिन टोपी की बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई थी जिसकी वजह से उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था। फिर दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे पिछले दिन की सारी बातें बता दी। फिर दोनों भूगोल शास्त्र की क्लास को छोड़कर बाहर निकल गए। फिर पंचम की दुकान से इफ़न ने जो है टोपी को केले ख़रीदे और बात ये थी कि जो टोपी था वो बाहर की चीज़ों में सिर्फ फल को खाता था और बाकी वो और किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाता था। जो टोपी था वो बहुत ही भोलेपन से इफ़न से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों अपनी दादी बदल ले, कि इफ़न की दादी जो है वो टोपी के घर आ जाए और टोपी की दादी इफ़न के घर चली जाए। जो टोपी कहता है कि जो उसकी दादी की बोली है वो इफ़न के परिवार की बोली की तरह ही है। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए जो इफ़न होता है वो टोपी से कहता है कि ये इच्छा जो है टोपी की वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो इफ़न के अब्बू है वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि जो उसकी दादी है वो उसके अब्बू की अम्मा है यानी कि उसके अब्बू की माँ है, तो वो उनको अपने से अलग कैसे कर सकते हैं। तो जब टोपी और इफ़न बात कर रहे थे उसी समय इफ़न का एक नौकर आता है और उसको खबर देता है कि जो इफ़न की दादी है उनका देहांत हो गया है। फिर शाम को जब टोपी इफ़न के घर जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है, घर लोगों से भरा हुआ होता है, लेकिन एक दादी के न होने से जो टोपी था उसके लिए पूरा घर खाली मालूम हो रहा था। जब टोपी को दादी का नाम भी जब दादी का देहांत हुआ तो तब तक टोपी को दादी का नाम भी मालूम नहीं पड़ा था, लेकिन उसका जो इफ़न की दादी से संबंध था वो बहुत ज़्यादा गहरा बन चुका था। उन दोनों का संबंध बहुत ज़्यादा गहरा बन गया था। दोनों जो हैं अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे, यानी कि घर में शोक मनाने वाले लोग तो बहुत थे लेकिन उनको समझने वाला कोई नहीं था। दोनों जो हैं एक दूसरे का अकेलापन दूर करते हैं। जो टोपी होता है वो इफ़न को सहानुभूति देते हुए कहता है कि इफ़न की दादी की जगह उसकी दादी मर गई होती तो ज़्यादा अच्छा हुआ होता।
जो लेखक है वो कहता है कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 1945 को कसम खाई कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से कभी भी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता कोई ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती रहती हो, यानी ट्रांसफ़र होता रहता हो। या मतलब जो रियल बात थी, जो एक्चुअली में बात थी, वो ये थी कि 10 अक्टूबर सन 1945 का जो टोपी के जीवन के इतिहास में जो था बहुत ज़्यादा महत्व था, क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पिता जो थे उनका ट्रांसफ़र मुरादाबाद हो गया था। टोपी की दादी के टोपी जो था वो इफ़न की दादी के मरने के बाद जो है बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था, और जब इफ़न भी अपने पिता अपने परिवार के साथ जो है चला गया तो उसको और ज़्यादा अकेला महसूस होने लगा। अब जो दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़के थे, उनमें से कोई भी टोपी का दोस्त नहीं बन सका था, क्योंकि जो डब्बू था यानी उसका जो पहला बेटा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, जो बीलू था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, गुड्डू जो था वो उसके बराबर का था लेकिन वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलता था। तो अब उसको समझने वाला ना तो इफ़न था और ना ही उसकी दादी थी जो उसको समझ सके। घर में जो है ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता जी थी जो उसका दुख दर्द जो है समझ पाती थी। तो अब वो जो है सीता जी के साथ समय गुजारने लगा। फिर ठंड के दिन जो थे वो शुरू हो गए और मुन्नी बाबू के लिए और भैरव के लिए नया कोट बनवाया गया, लेकिन जो टोपी था उसको मुन्नी बाबू का पुराना कोट ही मिला। वैसे जो कोट मुन्नी बाबू का टोपी को मिला था वो बिल्कुल नया था, क्योंकि जब उसको बनवाया गया था तो मुन्नी बाबू को वो पसंद नहीं आया था। फिर टोपी ने उस कोट को जो है उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया और उनका बेटा जो है वो खुश हो गया। फिर जो है जो नौकरानी का बेटा था उसको वो कोट बहुत पसंद आया और वो खुश हो गया। अब बात ये थी कि नौकरानी के बच्चे को दे दी गई कोई भी चीज़ जो है वो वापस नहीं ली जा सकती थी, इसीलिए ये तय हुआ, सारे परिवार वालों ने मिलकर तय किया कि जो टोपी है वो अब ठंड में ही मरेगा, यानी कि वो ठंड ही खाएगा। इस पर जो टोपी की दादी होती है और जो टोपी होता है उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और दादी पूरा घर जो है अपने सिर पर उठा लेती है। जब टोपी को उसकी माँ ने जो है दादी को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा तो उनकी जो बूढ़ी नौकरानी सीता होती है वो टोपी को समझाने लगती है कि वो अब 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, उसे दादी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो जो टोपी है वो सोचने लगता है कि जो सीता है यानी कि उनकी जो नौकरानी है उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि वो 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, लेकिन जो टोपी था उसको 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। जितनी आसानी से उसने कह दिया था उतना आसान वो कक्षा को पार करना नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए जो टोपी था उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल जो टोपी था वो फेल हो गया था। जो टोपी था वो पढ़ाई में बहुत तेज़ था, लेकिन उसको कोई पढ़ने नहीं दिया करता था। जब भी जो टोपी था वो पढ़ने बैठता था तो कभी या तो उसका बड़ा भाई मुन्नी बाबू उसको कोई काम याद आ जाता था या फिर उसकी माँ को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती थी जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो कभी उसका जो छोटा भाई भैरव था वो उसकी कॉपियों के पन्नों को फाड़कर उनके हवाई जहाज़ जो है बनाकर उड़ाने लग जाता था। ये तो थी पहले साल की बात। अब दूसरे साल जो टोपी होता है उसको टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाया और दूसरे साल भी फेल हो गया। तीसरे साल वो पास तो हो गया लेकिन वो 3rd डिवीज़न से पास हुआ था। अब ये 3rd डिवीज़न से पास होने वाला जो कलंक था ये उसके माथे पर चिपक गया। जो टोपी के दोस्त थे वो सभी 10वीं कक्षा में थे, इसलिए वो उन्हीं से मिला करता था और उन्हीं के साथ खेला करता था। अब वो अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। वो जब भी कक्षा में बैठता था तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता था उन छोटे बच्चों के साथ बैठना। जो टोपी था उसने किसी न किसी तरह इस साल को झेल लिया, लेकिन जब सन 1951 में भी उसे 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा तो वो बिल्कुल गीली मिट्टी का पिंड हो गया, क्योंकि अब जो 10वीं में भी उसका कोई दोस्त नहीं रहा था, सब जो है 11वीं में चले गए थे।
जो विद्यार्थी सन 1950 में 8वीं में थे वो अब 10वीं कक्षा में पहुंच चुके थे, और जो लोग सन 1949 में 7वीं कक्षा में थे वो टोपी के साथ पहुंच गए थे। उन सभी के बीच में वो अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लगा। अब जो वही था जो कि क्लास का सबसे तेज़ लड़का था, वो उसने टोपी से पूछा कि वो उन लोगों के साथ क्यों खेलता है, यानी कि जो लोग उसके दोस्त थे वो उनके साथ क्यों खेलता है, वो तो उनसे बड़ी कक्षा में है, बल्कि उसे जो है 8वीं कक्षा वालों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो अगले साल भी फेल होगा तो फिर वो लोग ही तो आएंगे ना उसके साथ, तो उनके साथ दोस्ती करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो बात होती है वहीद की, टोपी को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और ये बात जो है उसके दिल के आर पार हो जाती है। फिर उसी समय उसने कसम खाई थी कि इस साल उसे टाइफॉइड हो या फिर टाइफॉइड का बाप, लेकिन वो पास होकर ही दिखाएगा। लेकिन साल के बीच में ही जो है चुनाव आ गए। जो टोपी के पिता डॉक्टर भृगु नारायण थे वो चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब जिस घर में चुनाव के लिए कोई खड़ा हो उस घर में पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती है। तो जब टोपी के पिता जो थे वो चुनाव हार गए थे, फिर जाकर घर में थोड़ी शांति हुई और टोपी ने देखा कि उसकी परीक्षा को ज़्यादा समय नहीं रहा है, इसीलिए वो पढ़ाई में जुट जाता है। लेकिन फिर जो वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था, ऐसे वातावरण में वो नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए टोपी का पास हो जाना ही बहुत था। टोपी के 2 साल जो थे वो एक ही कक्षा में रहने के बाद फिर जब वो पास हुआ तो उसकी दादी जो थी वो बोली कि वाह, टोपी को भगवान नजरे बंद से बचाए, उसने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तीसरे साल पास हुआ तो वो भी तीसरे श्रेणी से, यानी कि 3rd डिवीज़न से। फिर वो कहती है कि चलो पास तो हो गया, लेकिन जो लेखक है वो कहता है कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस वजह से जो है 2 साल फेल हुआ, और तीसरे साल में भी वो 3rd डिवीज़न से पास हुआ। इस चैप्टर में जो लेखक है वो हमें सिर्फ टोपी के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे जो है उसकी इफ़न के साथ दोस्ती, उसकी इफ़न के दादी के साथ दोस्ती, और कैसे उसने अपनी 10वीं कक्षा में आने के लिए कितनी मेहनत की। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।